We are going to start with revision of electrostatics. Next chapter is electrostatics. और इसका हाफ पार्ट आपने ऑलरेडी 11 में देखा था. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस एट रेस्ट. तो इन 11th स्टैंडर्ड व्हाट यू हैव सीन इज आपके पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है बेसिकली, विच इज एट रेस्ट. नाम में है इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट. एंड यू हैड अ पॉइंट चार्ज, लेट अस से Q1. मे बी यू हैव अनदर पॉइंट चार्ज Q2. तो हमारा टास्क क्या था? टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस separated by distance r, and the force was given by 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by r square. Then अगर आपके पास सिंगल पॉइंट चार्ज है और एक पॉइंट है लेकिन वहां चार्ज नहीं है, there is some point over here P, there is no charge here. You want to find out what is electric field at this point P. तो अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज 1/4 pi epsilon 0 Q1 by r square. तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होता है, फील्ड एक चार्ज का होता है, मतलब सोर्स चार्ज का होता है बेसिकली. देन गोइंग अहेड, अगर आपको इतना पता है तो व्हाट इज सो डिफरेंट इन 12th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2. अब इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट चार्ज यू हैव एक्सटेंडेड चार्ज. एक्सटेंडेड चार्ज मतलब चार्ज इन द फॉर्म ऑफ मे बी अ स्फीयर. एक स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज है. मे बी यू हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप. तो एज यू कैन सी दिस इज समथिंग लाइक अ वायर व्हिच इज सिलेंड्रिकल इन शेप. इसके ऊपर चार्ज है. मे बी यू हैव अ इनफाइनाइट प्लेन शीट जस्ट लाइक दिस पेपर. इसके ऊपर चार्ज है एंड यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो 11th स्टैंडर्ड में मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में हमारे पास पॉइंट चार्जेस थे और पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वाज वेरी सिंपल. व्हाई? बिकॉज यू हैव अ पॉइंट जिस पे चार्ज है, यू हैव अनदर पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. फॉर्मूला वाज सो सिंपल, 1/4 pi epsilon 0 Q1 by r square. Or you could actually measure the distance directly from the point itself, point charge itself. Now here in this case you have extended charges. तो जब extended charges हो उस केस में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो you apply what is called as Gauss law. So Gauss law tells you that electric field, I will talk in terms of flux. Electric flux, total electric flux is equal to charge enclosed upon epsilon 0. अभी ये फ्लक्स क्या है पहले वो पता होना चाहिए. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब बेसिकली आपके पास एक एरिया है. दिस एरिया यू आर टेकिंग इन अ रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. एंड यू शुड नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally through this area is called as electric flux, and it is given by E bar dot ds bar, where E bar is electric field, ds is this area, and ds bar is the normal drawn to this area. अब डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया ये भी पता होना चाहिए. डॉट प्रोडक्ट हम इसके लिए लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लक्स का डेफिनेशन, according to definition of flux, number of electric field lines passing normally मतलब perpendicular to the area. अब जरूरी नहीं है, it's not necessary that electric field normal ही होगा. मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस. लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, डेफिनेशन क्या था फ्लक्स का? नॉर्मली पास होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द एरिया पास होना चाहिए. तो अब नॉर्मल तो नहीं है, फिर नॉर्मल नहीं है तो फिर कंपोनेंट करने पड़ेंगे. तो ये एंगल आप ले लोगे थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. तो यू विल हैव टू स्प्लिट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कंपोनेंट्स. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा विच इज ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा विच इज ई साइन थीटा. तो ये जो कंपोनेंट है ई साइन थीटा
ये फ्लक्स डिफाइन करते वक्त हमारे किसी काम का नहीं है, तो वी विल जस्ट रिमूव दिस। क्यों? क्योंकि बाय एज आई टोल्ड यू बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड पास नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो यू सी E cos theta is the component which is passing normal to the given area. अब एक लाइन तो होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो there are many lines. You will have many such lines, right? तो टोटल कितने कंपोनेंट्स हैं E cos theta के which are passing normally? It is nothing but E cos theta into area. There are many मतलब in reality electric field is continuous. तो यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारे field lines है which are passing normally. They are passing normally through whole area. इसलिए हम लेंगे हर एक का E cos theta component और multiply कर देंगे पूरे area ds से. So this is the flux. तो flux is E cos theta ds. Now if you remember vectors, अगर आपको vectors याद होगा तो अगर आपके पास दो वेक्टर है a बार और b बार, उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो आता है ab cos थीटा। यहाँ पे भी दो वेक्टर्स है, एक e बार है एक ds बार है और बीच में आपके पास है cos थीटा, मतलब दिस इज नथिंग बट e बार डॉट ds बार। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू एरिया ds। तो सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट गॉस लॉ, आपको फ्लक्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो E बार डॉट ds बार इज फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया ds, ये एरिया स्मॉल है। देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इमेजिन हमारे पास एक स्फीयर है, बाद में मैं इसका जियोमेट्री चेंज करूंगा, मैं एक वायर ले लूंगा, प्लेन शीट ले लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे पास एक स्फीयर है, इस पे टोटल चार्ज है प्लस क्यू, या फिर आप बोल दो चार्ज एंक्लोज्ड। एंक्लोज्ड क्यों बताता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ चार्ज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, टोटल चार्ज इज लेट अस से प्लस क्यू। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो दिस पॉजिटिव चार्ज इज बेसिकली emitting field lines which are directed outwards. So you have field lines in all direction going outwards. तो ऐसा field lines है, this is electric field lines of this charge. ये charge extended है, it is not a point charge, right? तो अब क्योंकि field lines है तो flux होगा। flux होगा मतलब क्या? flux होगा मतलब मैं एक एरिया ले लूंगा, उस गिवन एरिया में से व्हाट इज पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हेंस यू से देयर इज फ्लक्स। So I am taking a small area over here and there are field lines passing through this area. Field lines are everywhere. मैंने थोड़े कम दिखाए हैं but they are everywhere. So you can actually show them crowded. जितना ज्यादा दिखाओगे उतना अच्छा, but they are in all directions. Right? Now according to Gauss law, Gauss law का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। Gauss law tells you total flux through a area, through a given area is equal to charge enclosed upon epsilon 0. अब total flux मतलब ये देखो, यहाँ तो जो एरिया लिया है ये एक छोटा सा एरिया है, लेकिन as I told you कि फील्ड लाइंस तो हर एक डायरेक्शन में है। इसका मतलब ऐसा है, ये जो फील्ड लाइंस है दे आर पासिंग थ्रू अ स्फीयर, इन दिस केस अ स्फीयर। तो हर एक डायरेक्शन से पास होंगे, मतलब वहां पे हर एक डायरेक्शन में इफ आई टेक ds तो हर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से फील्ड लाइंस पास होने वाले हैं। तो ये जो बाहर का स्फीयर है, इट इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट, और हर एक एरिया एलिमेंट्स में से फ्लक्स पास हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स, अब टोटल फ्लक्स में समझ लो, फ्लक्स टू स्मॉल एरिया ds कितना था, E बार डॉट ds बार। मतलब अगर मैं एक स्मॉल एरिया एलिमेंट की बात करूं तो व्हाट इज फ्लक्स, E बार डॉट ds बार। यहां से भी उतना ही आएगा, E बार डॉट
डी एस बार, यहां से भी उतना ही आएगा ई बार डॉट डी एस बार। तो पूरे के पूरे स्पीयर को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, हर एक एरिया में से फ्लक्स कितना है, ई बार डॉट डी एस बार। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, इंटीग्रेशन किस पे, क्लोज सरफेस पे, क्लोज सरफेस पे, ई बार डॉट डी एस बार। By definition, this is equal to charge enclosed upon epsilon 0. In reality, you should be writing down epsilon वैसे। क्यों? क्योंकि epsilon 0 आप तब लिखते हो जब सराउंडिंग मीडियम या तो एयर हो या तो वैक्यूम हो। डू वी नो कि सराउंडिंग मीडियम क्या है? नो, एज ऑफ नाउ वी डोंट नो। मे बी ये लिक्विड के अंदर होगा, वाटर के अंदर होगा, या फिर कहीं और रखा होगा। एंड यू डिनोट फ्लक्स बाय फाई। तो फ्लक्स which is integration over closed surface E bar dot ds bar equal to charge enclosed by epsilon 0। ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है गॉस लॉ। तो ये पता होगा तो आगे का टॉपिक समझेगा। तो व्हाट यू हैव इज, पहले तो प्रॉब्लम क्या है वो समझ लो। द प्रॉब्लम हियर वाज दैट 11th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, और मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो 11 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था उसमें आपके पास पॉइंट चार्जेस थे। पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना बहुत इजी काम है। स्ट्रेट अवे फॉर्मूला 1/4π0 q1 by r²। दो चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड will be because of both the charges, simple vector addition of the electric field due to two charges, right? अब in this case you do not have a point charge, आपके पास चार्ज एक एक्सटेंडेड बॉडी पे है जैसे स्फीयर। तो द क्वेश्चन हियर इज कि हाउ डू यू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो गॉस लॉ यूज करना पड़ेगा। गॉस लॉ क्या बताता है आपको, इट टेल्स यू फ्लक्स थ्रू अ एरिया। ये जो बाहर का स्फीयर है ये इमेजिनरी स्फीयर है। तो फ्लक्स फ्लक्स कहां से पास होगा, एरिया से, कंडक्टर से नहीं। कंडक्टर कौन है, अंदर। बाहर क्या है, imaginary surface। तो flux through this imaginary surface, total flux through imaginary surface is equal to charge enclosed by epsilon 0। तो जितना भी चार्ज इस imaginary sphere के अंदर होगा वो पूरा लेना है। हो सकता है आपके पास एक ही चार्ज हो सकता है यहाँ पे कोई और चार्ज हो, राइट। तो चार्ज enclosed in that case will become q1 plus q2। तो what you have to do is you always have to take टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। इसके लिए इसको मैंने लिखा है एनक्लोज्ड या फिर इनसाइड इमेजिनरी सरफेस। क्लियर यहां तक? तो अब वन बाय वन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड स्फीयर, मतलब यही केस है, दिस इज द केस। तो अब आई विल फर्स्ट रिमूव ऑल दिस देन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन। तो ऐसा है, हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन आपको दिख ही रहा है। यू हैव अ पॉइंट, देयर इज सम पॉइंट, लेट अस टेक अ पॉइंट P ओवर हियर। ये एक पॉइंट है P, इमेजिन, और आपको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ये फाइंड करना है। तो देयर आर सम सिंबल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज। जो कंडक्टर होता है उसका रेडियस, कंडक्टर का जो रेडियस है हम हमेशा लेते हैं कैपिटल R। तो बाय डिफॉल्ट समझ लेना दैट द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, मतलब जिसके ऊपर चार्ज है, दैट विल बी टेकन एज कैपिटल R। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस कंडक्टर विल बी टेकन टू बी स्मॉल r। तो इसको हम स्मॉल r मान लेंगे, राइट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, लेकिन चार्ज कौन सा है, एक्सटेंडेड है, स्फीयर है। तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, गॉस लॉ। लेकिन गॉस लॉ क्या बोलता है कि चार्ज को पहले एनक्लोज करो। तो चार्ज को पहले एनक्लोज करना पड़ेगा। अब चार्ज को एनक्लोज करने के लिए जो भी आप सरफेस लोगे वो सरफेस का शेप और कंडक्टर का शेप सेम होना चाहिए। यहाँ पे कंडक्टर का शेप कौन सा है, स्फीयर।
तो फिर गॉसियन सरफेस का जो शेप होगा वो क्या होगा, स्फीयर। तो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ अ स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर, गॉसियन स्फीयर, इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। एंड इन दिस केस दिस गॉसियन सरफेस हैपेंस टू बी अ स्फीयर, इसलिए इसको बोलते हैं गॉसियन स्फीयर। तो यू हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर, इमेजिनरी है ये। You have to draw an imaginary sphere which is called as Gaussian sphere and it should be concentric, मतलब कंडक्टर का सेंटर और इस स्फीयर का सेंटर शुड बी सेम, तो कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां तक समझ में आया। तो इसका मतलब अभी हमने क्या किया, हमने चार्ज को एनक्लोज कर लिया, चार्ज एनक्लोज हो गया तो हाफ वर्क इज डन, क्योंकि अब मैं गॉस लॉ अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कहां करना था, पी पॉइंट पे। तो सबसे पहले पी पॉइंट जहां पे आपने लिया है वहां पे यू टेक अ स्मॉल एरिया डीएस, तो टेक अ स्मॉल एरिया डीएस ओवर हियर। और आपको पता है, यू ऑलरेडी नो दिस, वंस यू टेक दिस स्मॉल एरिया डीएस, so let us take small area ds, something like this, okay। तो ये जो ds है, this is small area ds। ds का डायरेक्शन, how do you find out direction of area? by drawing normal to it। तो यहाँ पे आपने इस ds को नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये ds को नॉर्मल का डायरेक्शन आ गया this one, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। याद है क्या, तीन टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड सीखे थे आपने, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड रेडियल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। व्हेन यू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन अ रीजन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन सेम आ गया तो दैट इज कॉल्ड एज uniform electric field, and uniform electric field is shown by a set of parallel vectors। तो what you do is आप parallel vectors लेते हो, right, और set of parallel vectors अगर आप दिखाते हो तो it indicates uniform electric field। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के तीन अलग अलग तरीके हैं। एक तो वैल्यू हर जगह पे सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अलग होगा, मतलब यू मे हैव समथिंग लाइक दिस, नो बाय द वे दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग। So in this case, you have electric field same in magnitude, but direction is not same। ये है non-uniform electric field। और एक तरीका है, you may have अलग अलग पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग, डायरेक्शन भी अलग है और वैल्यू भी अलग है, तो दिस इज non-uniform electric field। एंड द लास्ट टाइप वाज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि चार्ज से एट अ गिवन डिस्टेंस पे, अब चार्ज से P पॉइंट लो या फिर Q पॉइंट लो या फिर R पॉइंट लो, ये सारे के सारे पॉइंट जो चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, राइट। तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट वी हैव डन हियर इज, हमको जिस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, सबसे पहले हमने वहां पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया ds, और एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन होता है नॉर्मल टू द एरिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो फ्लक्स थ्रू दिस एरिया ds विल बी गिवन बाय E bar डॉट ds bar which is EDS cos of theta, but theta is 0, so it is equal to EDS। This is flux through this small ds। लेकिन as you remember from definition of Gauss law, you are talking about total flux here, इंटीग्रेशन किया है, मतलब क्या, जैसे एक एरिया एलिमेंट यहाँ पे लिया है, ऐसे एरिया एलिमेंट हर जगह पे होंगे इस स्फीयर पे। तो दिस स्फीयर कैन बी अज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सच एरिया एलिमेंट्स, और हर एक एरिया एलिमेंट में से फ्लक्स पास हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स की जब बात करोगे तो टोटल फ्लक्स टोटल will be equal to E bar dot ds bar इंटीग्रेशन, क्योंकि मैं देखूंगा इस ds में से कितना फ्लक्स है, यहां से कितना फ्लक्स है, यहां से कितना फ्लक्स है, सारे के सारे एरिया एलिमेंट्स को मैं
सारे एरिया एलिमेंट से हम लोग फ्लक्स फाइंड कर लेंगे और सबको ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करते तब हो जब फाइनाइट नंबर हो। यहाँ पे दिस आउटसाइड स्फीयर which is called as Gaussian sphere. This Gaussian sphere is basically imaginary sphere, and this Gaussian sphere is again imagined to be made up of large number of small area elements ds, very large number. तो जब very large number हो तो you instead of adding you integrate. तो integration e bar dot ds bar over closed surface s, this surface is s, right? Then by definition this is equal to charge enclosed by epsilon 0. अब पहले लेफ्ट हैंड साइड इसका वर्कआउट कर लो, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन e बार डॉट ds बार, इट इज eds cos of theta and cos theta is 1 क्योंकि theta is 0, तो cos theta is 1, तो you have eds। एंड रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, दैट पॉइंट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे और डिस्टेंस पे। मैंने कोई भी पॉइंट लिया, P पॉइंट लिया या फिर Q पॉइंट लिया या फिर कोई पॉइंट और ले लिया R, यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट्स के लिए चार्ज सेम है, Q डिस्टेंस सेम है, यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पे क्या होगा? सेम। सेम मतलब क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के कहां लिखते हो? बाहर, तो ये आ जाएगा बाहर, ई इंटीग्रेशन ds। इंटीग्रेशन ds मतलब ये छोटे छोटे जो एरिया आपने लेके रखे हैं इन सबको ऐड करना। तो अगर मैं सबको ऐड करते गया तो मुझे क्या मिलेगा? स्फीयर। कौन सा स्फीयर? गॉसियन स्फीयर। व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? 4 pi r स्क्वायर। E इक्वल E इंटू 4 pi, कौन सा r? स्मॉल r। यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है स्मॉल r लिखना है कैपिटल r लिखना है, दो r है। दिस व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लक्स, व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लक्स, फ्लक्स कभी भी इमेजिनरी सरफेस से होता है। तो रेडियस किसका? इमेजिनरी सरफेस का। ये मिल गया आपको। अब आपको देखना है चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 2। ये तो लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, राइट हैंड साइड देख लो। राइट हैंड साइड मतलब चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। चार्ज एनक्लोज कितना है अंदर? Q, तो Q बाय एप्सिलॉन 0, राइट। बट वेट अ मिनट, डू यू रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड में आपने 3 टाइप के चार्ज डेंसिटीज देखी थी, 3 टाइप्स। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसका लेंथ लेट अस टेक इज L, टोटल चार्ज हियर इज Q, एंड वी वांटेड टू नो कि पर मीटर में कितना चार्ज। तो आपने क्या किया? टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया। लॉजिकल है ये। अगर मेरे पास 20 कूलम का चार्ज है टोटल और मेरे पास 10 मीटर का वायर है, तो 1 मीटर में कितना? 20/10 मतलब कितना? 2। तो वही तो करना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा टाइप का चार्ज डेंसिटी था सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपके पास एक सरफेस है और इस सरफेस पे टोटल चार्ज है Q, टोटल चार्ज इज Q। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, राइट। अगर ये मेरे पास कंडक्टर है जिसका रेडियस है r, व्हाट इज एरिया हियर? 4 pi r स्क्वायर। 4/3 pi r क्यूब मत बोलना, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ऊपर का लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कूलम पर मीटर है, ये कूलम पर मीटर स्क्वायर है। फिर आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब दिस इज लाइक अ हॉलो स्फीयर। और देन यू हैव अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में सेंटर से लेके सरफेस तक हर जगह पे चार्ज होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बात कर रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज Q अपॉन 4 pi r स्क्वायर। तो आपको ये पता होना चाहिए, बट यू शुड नो दैट sigma surface charge density is charge upon area, which implies charge is sigma into area, and sigma, sorry,
Q equal to sigma into area. Area is 4 pi capital R square. Equation number ये जो है ये put it here. Therefore charge enclosed upon epsilon 0 which is charge upon epsilon 0 but charge is sigma 4 pi R square और नीचे आ गया epsilon 0. Equation number 3. अब ये equation number 3, equation number 2 will go in equation number 1. तो from equation number 1, 2 and 3, from equation number 1, 2 and 3 सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. E bar डॉट ds bar क्या निकाला आपने? E 4 pi R square. चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0 क्या निकाला आपने? सिग्मा 4 pi R square अपॉन एप्सिलॉन 0. 4 pi गया तो E इक्वल टू सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर. ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance r at a point p due to charge on a hollow sphere. करेक्ट. ये एक्चुअली केस नंबर 1 है. केस नंबर 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट P लिया आपने जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, इट वाज आउटसाइड कंडक्टर. अब ऐसा भी हो सकता है. तो ये था केस नंबर 1. नाउ यू कैन आल्सो हैव दिस केस जिसको हम स्पेशल केसेस की कैटेगरी में डाल देते हैं. स्पेशल केसेस. स्पेशल केस नंबर 1. इमेजिन जो हमारे पास कंडक्टर था, ये कंडक्टर था, इसकी सरफेस पे चार्ज था. हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया आउटसाइड. अगर यही पॉइंट सरफेस पे होता, and if I want to find out what is electric field here, right? So in this case small r will be equal to capital R. पिछले केस में small r was the surface of Gaussian sphere, small r was the radius of Gaussian sphere and capital R was the radius of conductor. यहाँ पे Gaussian surface और conductor दोनों ओवरलैपिंग है. ऑफ कोर्स देयर ओवरलैपिंग. तो इसका मतलब स्मॉल r एंड कैपिटल R विल बिकम इक्वल. तो दिस इज ओवरलैपिंग केस. इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू यही इक्वेशन यूज करो, सिग्मा R स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्मॉल r की जगह पे भी R स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R. कैंसल एंड कैंसल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड E out is equal to sigma R square upon epsilon 0 small r square. This is what you need to know. तो ये हो गया केस नंबर, स्पेशल केस नंबर 1. सिमिलरली स्पेशल केस नंबर 2, that is inside. What is electric field inside? What is electric field inside? 0. क्यों 0? क्योंकि इस केस में, in this case, this is basically capital R. और जो गॉसियन सरफेस होगा आपका, वो होगा इसके अंदर. अब गॉसियन सरफेस अंदर है, मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R. लेकिन चार्ज कहां था? चार्ज तो सरफेस पे था. सरफेस कंडक्टर की सरफेस पे था. कंडक्टर की सरफेस के अंदर चार्ज था नहीं. जब चार्ज था नहीं तो चार्ज एनक्लोज कितना हो गया? 0. जब चार्ज एनक्लोज 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो गया? 0. खत्म. तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. पहले ही बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. हाँ, पोटेंशियल इज स्टिल देयर. क्या होता है जब पोटेंशियल इनसाइड पूछा हो तो 0 लिख देते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. पोटेंशियल का देखेंगे बाद में. तो ये था आपका गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज स्फीयर. देन यू हैव सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू long infinite wire, infinite straight wire of course,
तो वो स्ट्रेट है, वो समझ लेना। नाउ इन दिस केस व्हाट यू हैव इज, आपके पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। सो यू हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर विथ, अब एक काम करते हैं, इसका एक्सिस पहले दिखा देते हैं। दिस इज एक्सिस ऑफ द वायर एंड द रेडियस ऑफ द वायर। चार्ज कहां होता है? कंडक्टर पे। वायर क्या है? कंडक्टर है। तो चार्ज कहां पे है? इस वायर के ऊपर है। You have charges on this wire. Remember this. Remember. Okay. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, बाय डिफॉल्ट कंडक्टर का रेडियस विल बी टेकन टू बी कैपिटल आर। तो जो वायर है इसका रेडियस, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस विल बी कैपिटल आर। तो दिस, इन दिस केस हियर इज अ वायर, कंडक्टिंग वायर। इसके ऊपर मतलब चार्ज वायर है ये, तो इसका जो रेडियस आप लोगे दिस इज कैपिटल आर। देन हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट होता है, तो पहले कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है उसको स्पेसिफाई करो। तो लेट अस टेक अ पॉइंट, एनी पॉइंट। लेट मी टेक अ पॉइंट पी ओवर हियर। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ द वायर से, इट इज स्मॉल आर। तो दिस इज स्मॉल आर, राइट। अगेन सेम यहां पे भी ऐसा ही था, एक पी पॉइंट था, आर डिस्टेंस पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। लेकिन अगर आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है तो चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि कंडक्टर का शेप था स्फीयर। यहाँ पे आपके पास एक वायर है, वायर का शेप होता है सिलेंड्रिकल है। तो यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करोगे? चार्ज को एनक्लोज करोगे। बट द प्रॉब्लम हियर इज दिस इज इनफाइनाइट वायर, तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम ना। पूरे चार्ज को हम एनक्लोज कर नहीं सकते। ठीक है, पूरे को नहीं कर सकते, जितने को कर सकते हो उतने करो। तो हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेंगे, लेकिन दिस टाइम दैट इमेजिनरी गॉसियन सरफेस विल बी सिलेंडर। क्यों? क्योंकि कंडक्टर का शेप क्या है? सिलेंडर। तो यू विल हैव टू टेक सिलेंड्रिकल शेप, राइट। तो यू हैव टू टेक दिस लाइक दिस एंड देन एनक्लोज करना पड़ेगा। तो यू हैव टू एनक्लोज द चार्ज। तो ये एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर बन गया। तो यू हैव अ इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर मोर और लेस लाइक दिस। अब इसका कुछ काम नहीं है। सो देन ऑफ कोर्स वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज नो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है ऑलवेज अवे, so the direction of electric field is always away if you have positive charge. तो अगर आपके पास चार्ज पॉजिटिव है तो the direction of electric field is always away. मतलब electric field is directed radial, sorry not radially this time is away, just away from wire. This is direction of E bar. इसके बाद क्या किया था? इसके बाद जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया था। तो अभी भी वही करना है, टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट एट अ पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, लेट्स टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो लेट अस टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ओवर हियर। ओके, अब समझ लेना ये स्मॉल है, नहीं तो इससे भी स्मॉल दिखाना पड़ेगा मुझे। तो दिस इज एरिया एलिमेंट at this point. Okay, then area element को मतलब ds को क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल। तो ये एरिया एलिमेंट है ds। ड्रॉ नॉर्मल टू दिस एरिया एलिमेंट। नॉर्मल टू दिस एरिया एलिमेंट मतलब ये भी जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो यू हैव ds बार। Again, what is the angle between E bar and ds bar? 0. So flux through this area element will be E bar dot ds bar, which will be E ds cos theta, but theta is again 0. So you have E ds cos 0 is 1. तो जैसे आपने पिछले केस में, इन द लास्ट केस, पूरे के पूरे गॉसियन स्फीयर को
इमेजिन किया था मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, यहाँ पे पूरे के पूरे गॉसियन सिलेंडर को इमेजिन करोगे टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। तो हर एक एरिया एलिमेंट से फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स इज एक्चुअली पासिंग थ्रू ऑल ऑफ दिस। तो फ्लक्स इज पासिंग थ्रू हियर आल्सो, इट इज आल्सो पासिंग फ्रॉम हियर आल्सो, इट इज आल्सो पासिंग फ्रॉम, इसके नीचे, नीचे का पार्ट छोड़ना नहीं है, नीचे के पार्ट से भी फ्लक्स पास हो रहा है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट हियर। तो यू आल्सो हैव एरिया एलिमेंट्स ओवर हियर and flux is passing through all these area elements. So remember this. Okay. So flux is passing through all these area elements. Correct? Why I am showing this? Because you see, side faces में flux नहीं है, so you don't have to consider flux through side faces. इसको end cap बोलते हैं, सिलेंडर का end cap. तो ये जो सिलेंडर का साइड फेस है वहां से फ्लक्स पास नहीं होगा, फ्लक्स से पास हो रहा है ऊपर और नीचे से। क्यों? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ऑलवेज अवे। तो देन टोटल फ्लक्स विल बी इंटीग्रेशन किस पे? क्लोज सरफेस पे, ई बार डॉट ds बार। इस टाइम क्लोज सरफेस कौन सा है? क्लोज सरफेस सिलेंडर है, तो दिस इज क्लोज सरफेस S. This should be equal to charge enclosed upon epsilon 0, equation number 1. Then वही पूरा का पूरा हर एक स्टेप सेम है, सिर्फ थोड़ा सा लिखते वक्त वर्ड चेंज होते हैं यहाँ पे, that's it. तो E बार डॉट ds बार ओवर सरफेस S is equal to ADS ओवर सरफेस S. cos थीटा में लिख नहीं रहा हूँ because cos थीटा is 1. वापस सेम लॉजिक, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड डिस्टेंस। अब आप सिलेंडर के ऊपर के सरफेस पे या नीचे के सरफेस पे लोगे तो डिस्टेंस तो सेम ही है एक्सिस से, जैसे वहां पे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर था, यहाँ पे कोएक्सियल सिलेंडर है। तो इन दिस केस वायर एंड इमेजिनरी सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर, दे आर कोएक्सियल। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि सिर्फ वर्ड्स चेंज होंगे थोड़े से यहाँ पे। और यू सी, जहां जहां आपने ds लिया है, मतलब जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ओके, यू टेक पॉइंट एनीवेयर यू वांट, यहां पे ले लो या फिर यहां लो, द डिस्टेंस विल रिमेन सेम। डिस्टेंस सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज पे, चार्ज तो वैसे भी सेम है हर एक पॉइंट के लिए, हर एक ds के लिए, और डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज टू बी टेकन आउट फ्रॉम इंटीग्रल। तो अब what is integration over complete surface of cylinder? गलत। The moment you say area, मतलब you are talking about volume. Area into length is volume, not surface area of cylinder. It is circumference into length. Circumference, ये circumference अंदर का नहीं, सिर्फ बाउंड्री into length. तो that's where you have to be careful. और वैसे भी एरिया इंटू लेंथ बोला तो एरिया इज मीटर स्क्वायर, लेंथ इज मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इज मीटर क्यूब, वॉल्यूम बन गया कि नहीं? हम तो एरिया की बात कर रहे थे, तो यू शुड नो दैट दिस इज 2 पाई कौन सा r, स्मॉल r इंटू l, राइट? इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया आपके पास टोटल फ्लक्स। देखो इसमें दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि साइड फेसेस में से फ्लक्स नहीं है, होता तो फिर एरिया लेते, राइट? Then charge enclosed by epsilon 0, this is q by epsilon 0। जैसे आपने वहां पे लिखा था सिग्मा इज लैम्बडा q by a, तो यहाँ पे लिखोगे लैम्बडा विच इज लीनियर चार्ज डेंसिटी q, क्योंकि ये वायर है। और बेसिकली आई अंडरस्टैंड कि आपको दिख रहा है, लेकिन अरे इसको तो एरिया है, वायर इज अ वेरी थिन वायर। मुझे कैपिटल R दिखाना था तो मैंने इसको थिक बता दिया, दैट्स द ओनली रीजन। तो यू हैव दिस एज वन डायमेंशनल लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इट्स नॉट समथिंग व्हिच हैज सिग्निफिकेंट एरिया, राइट? तो अब ऐसा है, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज हियर विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, एंड देयरफॉर चार्ज एनक्लोज्ड by epsilon 0 will be q by epsilon 0, which is lambda L by epsilon 0, equation number 3.
So substitute equation 2 and 3 in equation number 1. So from equation number 1, 2 and 3, you will have left hand side. Left hand side is E into 2 pi RL. Right hand side is lambda L by epsilon 0. Lambda L by epsilon 0. Cancel and cancel. तो E equal to, इसको शिफ्ट कर दो, 1/2 pi epsilon 0 लैम्बडा बाय आर। अब नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसा करते हैं, इस 2 को लिखते हैं यहां पे और नीचे लिखते हैं 4 फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन। यू नो व्हाट इज 1/4 pi epsilon 0, 9 to 10 power 9, so that is why it is to be written like this. So equation number 4 gives electric field outside an infinitely long charged wire. Okay, clear? Steps same है, not very different. अब वापस स्पेशल केसेस जैसे वहां पे थे वैसे यहाँ पे सिंपल स्पेशल केसेस। स्पेशल केस नंबर 1 मतलब on the surface of wire. तो on the surface of wire same जो गॉसियन सिलेंडर है ये वायर के साथ ओवरलैप हो जाएगा मतलब स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R, राइट। तो क्या करोगे, सिर्फ ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में स्मॉल r को रिप्लेस करोगे कैपिटल R से, तो यू हैव व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस 1/4 pi epsilon 0 2 लैम्बडा बाय कैपिटल R। और केस नंबर 2 0 क्यों, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड। केस नंबर 2 इनसाइड मतलब स्मॉल r is less than capital R and electric field inside is 0 since all the charge is on the surface of the wire के अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो then that's why electric field inside is 0. Then third application of Gauss law, 2 हो गए। तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite plane sheet. So you have infinite plane sheet, मतलब it is something like that. ये infinite है, मैं सिर्फ इसका सेक्शन दिखा रहा हूं, I'm just showing one section of it. So this is an infinite plane sheet basically, more or less. Good. So you have an infinite plane sheet और इस plane sheet पे you have charge. Let's take positive charges और इसका जो charge density है, charge density is sigma. Sigma क्यों, क्योंकि ये this is not a straight line, this is area. Whenever charge is distributed over an area, we talk about surface charge density, मतलब charge upon area. अब ऐसा है, you have a point somewhere over here. Let's take a point P over here at a distance of small r from this sheet. Okay, you want to find out what is the electric field at this point P. Electric field at point P. अब here it is little complicated. Actually तो easy case है ये, सिर्फ क्या है, चार्ज एनक्लोज करना है। पिछले केसेस में आपने गॉसियन सरफेस का वो शेप ले लिया जो कंडक्टर का शेप था, स्फीयर तो स्फीयर, सिलेंडर तो सिलेंडर, यहाँ पे शीट नहीं ले सकते। तो व्हाट यू डू इज इन दिस केस अगेन यू टेक अ सिलेंडर। कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ज को एनक्लोज करना है। अब पूरे को तो एनक्लोज हो नहीं सकता, पूरे को एनक्लोज करने गए तो फिर गॉसियन सरफेस भी इनफाइनाइट शेप का होगा, तो पूरा तो एनक्लोज नहीं कर सकते हो, राइट। तो फिर क्या करोगे, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लोगे, आप बोलोगे चलो लेट अस टेक एरिया डीएस ओवर हियर। जितना एरिया डीएस यहाँ पे लिया उतना ही एरिया डीएस इस शीट पे ले लिया। तो यू हैव टेकन समथिंग लाइक दिस,
जितना एरिया आपने पी पॉइंट पे लिया, कितना एरिया लिया पी पॉइंट पे, ds, तो यू हैव टेकन दिस एरिया एज ds. टू थिंग्स, नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे है. देन ds मतलब एरिया का वेक्टर भी कैसे फाइंड करते हो, बाय ड्राइंग नॉर्मल, मतलब यहां पे भी एंगल तो 0 बनने वाला है. यहां तक क्लियर? कैन यू अप्लाई गॉस लॉ नाउ? क्योंकि गॉस लॉ में क्या करते हो, चार्ज को एनक्लोज करते हो. तो कैन यू अप्लाई गॉस लॉ नाउ? नो, यू कैन नॉट. व्हाई? अपोजिट साइड से क्लोज नहीं किया, तो एक ही साइड से क्लोज किया ना. ये आपके पास शीट था, दिस वाज द शीट जिस पे चार्ज है, एक साइड से क्लोज कर दिया और दूसरी साइड से बाकी है, तो दूसरी साइड से भी एनक्लोज करना पड़ेगा. मतलब यू हैव टू बेसिकली टेक दिस also on the opposite side. तो सेम डिस्टेंस पे on the opposite side you have to take this. So you have enclosed it from the both side, only then you can apply Gauss law. So anyways, sometimes it is too difficult. चलो अभी जैसा हुआ वैसा इमेजिन, राइट. तो अभी आपने क्या किया, आपने दूसरे साइड से भी इसको क्लोज कर दिया, तो दोनों साइड से एनक्लोज हो गया. नाउ यू कैन अप्लाई गॉस लॉ, राइट. क्लियर यहां तक? एंड दिस इज प्रीटी सिंपल. क्यों? क्योंकि लुक एट द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स या तो यहां जा रहा है या तो फिर यहां जा रहा है, क्योंकि इट इज ऑलवेज अवे, ऊपर तो जा नहीं रहा. It is going only this direction or this direction, right? Clear? So that is why it is simple. मतलब आपको करना क्या है, आप एक काम करो, इसको P बोला है ना, इसको P डैश बोलो, और you see total flux, यहां से जो फ्लक्स पास होगा उसको बोलूंगा phi p, यहां से जो फ्लक्स पास होगा उसको बोलूंगा phi p डैश. तो टोटल फ्लक्स अगर आपको निकालना है, क्योंकि ultimately you are going to apply again this. Total flux is charge enclosed upon epsilon 0, right? सिर्फ इस केस में टोटल flux total in this case is equal to flux through P plus flux through P dash. और यहां तो हमें इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि फ्लक्स थ्रू P विल बी जस्ट E बार डॉट ds बार, और थ्रू P डैश विल बी अगेन सेम E बार डॉट ds बार. तो यू विल हैव E बार डॉट ds बार प्लस E बार डॉट ds बार, मतलब 2 टाइम्स ऑफ E बार डॉट ds बार, मतलब 2E ds cos थीटा, बट थीटा इज अगेन 0, तो 2E ds हो गया. सिंपल. देन चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0. वेल बाय द वे, बुक में शायद इस ds को a बोला है, तो आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉलिंग इन बुक. आई विल यूज माय नोटेशंस फ्रॉम नोट्स, तो मैं इसको a बोल दूंगा, तो 2e a, राइट. तो दिस इज टोटल फ्लक्स मतलब फ्रंट फेस एंड बैक फेस. Charge enclosed upon epsilon 0. How do you find this out? ये कैसे फाइंड करोगे? Charge enclosed sigma was charged by area, क्योंकि इसका भी तो एरिया A हो गया ना. फिर अगर इसका, इस सिलेंडर का एरिया A है, तो इसका भी A है और इसका भी A है. वेरी गुड. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. So you will have from here charge equal to sigma A. हो गया, charge equal to sigma A upon epsilon 0. Equation number 3. Equation 2 और 3 equation 1 में substitute कर दो, so you will have from equation number 1, 2 and 3 what you will get is simple है.
left hand side is flux, total flux is 2EA, so total flux is 2EA equal to charge enclosed by epsilon 0, मतलब sigma A by epsilon 0, sigma A by epsilon 0, cancel and cancel, तो electric field E is sigma upon 2 epsilon 0. This is electric field passing through one phase, और दूसरे फेज से भी इतना ही, तो टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 epsilon 0 प्लस सिग्मा बाय 2 epsilon 0, मतलब सिग्मा बाय epsilon 0. और इससे रिलेटेड एक जेई नीट में क्वेश्चन आता है, कैसा, यू शुड नो दिस, वो बहुत बार आया है, मैं बता देता हूं. व्हाट यू नॉर्मली हैव इज, हमारे काम का नहीं है अब, ओके, ओनली दिस मच यू नीड, नॉट इवन दिस. तो आपको ऐसा दिया होता है, दो शीट्स दिए हैं, एक पे एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन दोनों का डेंसिटी सेम है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सेम, दिस इज व्हाट यू हैव. और यहाँ पे रीजन स्पेसिफाई कर देते हैं, रीजन नंबर 1 दिस साइड, 2 in between and 3 outside here, and they ask you what is the electric field in region 1, region 2 and region 3, right? So you have to think about it and solve. बहुत simple है, very simple. तो ये खुद ट्राई करो एक बार, extremely simple thing. Then let's move to next topic. तो ये हो गया आपका गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन खत्म. Then next topic is electrostatic potential and potential energy. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम बाद में डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए पहले पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए. तो लेट अस फर्स्ट डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कम्स फ्रॉम वर्क डन, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज. ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज अगेन ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर मतलब एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर इज वर्क डन इन मूविंग चार्जेस. If you are talking about elasticity, if you remember 11th standard mechanical properties of solids, एक वायर लिया था, नीचे लोड लगा दिया था, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ, लोड ने क्या किया, लोड मतलब फोर्स, उसने क्या किया, वायर का लेंथ बढ़ा दिया. अपने आप कुछ नहीं होता है, लेंथ बढ़ा मतलब वर्क डन हुआ होगा. वर्क डन इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको दिखता है तो इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम वर्क डन. अगर इतना आपको पता है then you can easily derive equation. तो अब सिचुएशन क्या है, I will again use the notation of the notes that I have given you. So you have a charge which is plus q, let us say there's a plus q charge. Okay, let us draw a straight line here. You have another charge which you are bringing from infinity, और उसको मैं लेता हूं small q plus small q. You have to bring this charge from infinity to some point. तो ऑलरेडी जो चार्ज प्रेजेंट था प्लस कैपिटल Q, यहां पे ऑलरेडी उसका फील्ड है, तो दैट फील्ड विल अपोज दिस चार्ज, मतलब इसको लाना है तो वर्क डन करके लाना पड़ेगा. तो दिस वर्क डन सिंस इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कहां गया, स्टोर हो गया. कहां पे, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कहां पे, सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो ये याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज का कभी नहीं होता है, सिंगल मास का नहीं होता है, सिंगल चार्ज का नहीं होता है, इट इज ऑलवेज ऑफ द सिस्टम. So the work done in bringing the charge from infinity to this point is stored in the form of potential energy of the system, मतलब दोनों का मिला के. क्लियर यहां तक? Now let us say जब हम इसको इंफिनिटी से ला रहे थे,
हमको इसको लाना था एट सम पॉइंट ओवर हियर, राइट। इसका कुछ नाम दे देते हैं। आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग नोटेशन ऑफ द बुक, नोट्स मतलब बी पॉइंट। इन बिटवीन आ गया ए पॉइंट, है ना, क्योंकि अगर आपको इन्फिनिटी से लाना है तो बहुत सारे पॉइंट्स बीच में आएंगे। क्लास से यहाँ पे आते हो तो बहुत सारे लैंडमार्क्स आते हैं ना, वैसे यू आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी। ओके, एक पॉइंट आ गया ए। लेट अस से ये जो ए पॉइंट है ये r1 डिस्टेंस पे है, r1 डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू, इसको ओरिजिन ही मान लो, फ्रॉम ओरिजिन, so this is r1 distance. Finally you want to keep this charge where? At b, मतलब this final distance is r2, correct. now a से b पे डिस्प्लेस करना है चार्ज को, so that has to be done against the force, क्योंकि फोर्स क्या है, रिपल्सिव है, दोनों प्लस प्लस है, तो फोर्स इज रिपल्सिव, तो वर्क विल बी डन। अब पहले काम करते हैं, जब हम चार्ज को मूव कर रहे थे एकदम से तो नहीं आया, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लिए होंगे ना, या फिर आप अज्यूम कर सकते हो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी कैन बी अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ईच डिस्प्लेसमेंट बीइंग इक्वल टू डी आर। तो पहले ए से यहां लाओगे, पहले ए से आप इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके, मतलब डी आर का डिस्प्लेसमेंट करके यहां तक लाओगे, तो यू विल फर्स्ट ब्रिंग इट हियर, you will bring at this point, so this displacement is dr, और displacement है तो displacement होता है वेक्टर क्वांटिटी, राइट। कॉन्टेक्स्ट समझ लो, कॉन्टेक्स्ट इज वेरी सिंपल, देयर इज ऑलरेडी अ चार्ज प्लस क्यू सिटिंग एट ओरिजिन, ओरिजिन मैंने बनाया उसको ओरिजिन है, राइट। ओरिजिन कहीं और भी ले सकते हो, हमारे ऊपर है, लेकिन बेस्ट इज टू टेक हियर। You want to bring some other charge, positive charge from infinity and keep it at point B. जब इन्फिनिटी से आ रहा था तो बीच में एक पॉइंट आया ए। अब हम पहले देख लेते हैं कि ए से बी पे लाना है तो कितना वर्क डन, लेकिन ए से बी पे लाना है तो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में लाओ, स्प्लिट दिस टोटल डिस्प्लेसमेंट टू स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, डी आर डी आर डी आर डी आर। तो नंबर 1, you are bringing from A to new point, some new point, displacement is dr, but what is the direction of force? Repulsion है, force का direction क्या है? Away. तो do you see force and displacement are oppositely directed, तो यहां से start होना चाहिए। अब आप बोलोगे small amount of work done, small amount of work done in moving charge plus q through small displacement dr is dw, what is work done? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सुनना ही नहीं मेरे को, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट displacement vector dr, right? Then you will have this as f dr cos of theta. Now what is theta here? 180. Look, displacement and force are oppositely directed, so here you have theta as 180, which implies cos of theta equal to -1. Cos of 180 is -1, therefore work done dw equal to minus f dr. तो सम बुक्स में डायरेक्टली लिख दिया माइनस एफ डी आर, कहां से आया माइनस? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, तो माइनस वहां से आता है। देन दिस इज वर्क डन टू मूव प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन, क्यों? क्योंकि आप dr फिर dr फिर dr फिर dr ऐसा कर करके कहां तक लाए? a से b तक। कहां से? a से b तक। तो इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्मॉल वर्क डन फ्रॉम a टू b, सिंपल। देन टोटल वर्क डन को कैपिटल W बोल देते हैं, a, लेकिन a is r1, पोजीशन वेक्टर ऑफ a पॉइंट इज r1, पोजीशन वेक्टर ऑफ b पॉइंट इज r2, dw is
माइनस एफ डी, माइनस साइन भूलना नहीं, माइनस साइन भूले तो गए काम से, माइनस साइन बिल्कुल भूलना नहीं, राइट। अब बट do you remember what is the formula of Boltzmann? Sorry, force. What is force? Force, electrostatic force, 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square, और यहाँ पे आ गया ये dr। ओके, therefore W equal to माइनस जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, और जो अभी जिसपे इंटीग्रेशन हो रहा है ना, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन r, वो कांस्टेंट नहीं होता, नहीं तो r स्क्वायर को भी बाहर निकाल दोगे, तो इसको अंदर रहने दो एंड देन इंटीग्रेट। अब आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पता होने चाहिए, राइट? तो यू शुड नो। एंड वेल, बाय द वे, माइनस साइन नहीं चाहिए तो लिमिट्स को इंटरचेंज करना, माइनस साइन को उड़ा देना, बट आई विल कीप। व्हाई? बिकॉज ये 1 अपॉन आर स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन में माइनस आने ही वाला है। तो डू यू नो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx या फिर इंटीग्रेशन ऑफ r रेज टू n dr इज इक्वल टू r रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट अगर करना है तो इसको ऊपर लेके जाओ, अब अप्लाई करो वो फॉर्मूला, तो आपको मिलेगा W इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q r रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। लिमिट्स भूलना नहीं, R1 to R2, राइट? तो देयरफॉर वर्क डन माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यू विल हैव कैपिटल Q स्मॉल q, ये आ गया माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, r रेज टू माइनस 1 मतलब नीचे आएगा, और ये माइनस 1 माइनस कहां से आया? नीचे से आया, R1 to R2, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। तो वर्क डन W इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q, 1 अपॉन R था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 by R2 minus 1 by R1. This is work done. Work done can neither be created nor be destroyed. कहाँ गया? Stored in the form of potential energy. So this work is stored in the form of potential energy U. ये आ गया आपका, actually it is increase in potential energy to be very frank. क्यों? क्योंकि जब A पे था चार्ज तभी भी पोटेंशियल एनर्जी था, क्योंकि इन्फिनिटी से लाए थे, विदाउट वर्क डन तो हुआ नहीं होगा। फिर ए से बी पे लेके जा रहे हो, मतलब दिस इज नथिंग बट इंक्रीज या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du, इन रियलिटी इट इज du। ओके, अब ऐसा कर सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, जो इनिशियल पॉइंट होता है ना, मतलब ए पॉइंट, ये लेते हो आप इंफिनिटी पे, तो जो रेफरेंस पॉइंट है आपका दैट इज इंफिनिटी। सो फॉर कन्वीनियंस let R1 equal to infinity and R2 equal to R. Put it there. You will get 1 upon 4 pi epsilon 0 capital Q small q, 1 by R2 is R, 1 by infinity is 0. तो ये आ गया आपके पास 1 upon 4 pi epsilon 0 capital Q small q by R। ये मिल गया आपको potential energy of system of charges। इन जनरल अगर आपके पास दो चार्जेस है Q1 Q2, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू Q1 Q2 बाय R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। मिल गया? डन। अब यू कैन एक्चुअली डिफाइन व्हाट इज पोटेंशियल। बुक में लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, सिंपल लैंग्वेज। अभी आपने क्या बोला? आपने बोला कि हमारे पास एक चार्ज है Q2 जिसको स्मॉल q बोला है, एक चार्ज है Q1 जो पहले से था वो होता है सोर्स चार्ज, क्योंकि फील्ड किसका? सोर्स का। वो डॉन है यहाँ का, राइट? वो उसका रीजन है, आने का नहीं। आना है तो फिर बहुत
मेहनत करनी पड़ेगी उसको आने में। इतना ही डिफरेंस है। हियर पोटेंशियल एनर्जी टू ब्रिंग सम चार्ज Q2 नियर Q1 इज 1/4π0 Q1 Q2 by R। Q2 को 1 बना दिया ना आपने, टेस्ट चार्ज को, जो लार है उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज को 1 कूलम कर दिया। बुक में लिखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, तो +1 कूलम चार्ज जो है, द वर्क डन टू ब्रिंग व्हाट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलोगे, उसको बोलोगे पोटेंशियल। मतलब इन शॉर्ट Q2 की वैल्यू चाहिए, दैट्स इट। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, गुड। तो टेक दिस। अब क्या चाहिए था आपको, Q2 का वैल्यू क्या चाहिए था, 1। नहीं है मेरे पास Q2 1 नहीं है, आई हैव एनी अदर चार्ज बट नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफाइन नहीं करेंगे, सिंपल है ना। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड से, मतलब इसको यहां से उठाया, यहां पे लाया। तो व्हाट यू हैव इज पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेस्ट चार्ज, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इक्वेशन में कौन सा चार्ज बचा, Q1, तो किसका पोटेंशियल, पहले चार्ज का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ एनी चार्ज इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, या फिर electrostatic potential is the amount of work done to bring unit positive charge from infinity to that point, and the formula is given by 1/4π0 Q1 by R। उल्टा भी तो कर सकते थे, Q1 को भी तो लेके जा सकते थे ना, Q2 को फिक्स कर दिया और Q1 को लाया। तो इस केस में यू कैन राइट इट लाइक दिस, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q1 इक्वल टू 1/4πε0 Q2 by R, इसको बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ सेकेंड चार्ज। तो पोटेंशियल जिस चार्ज का होगा वो चार्ज इक्वेशन में दिखेगा, इन शॉर्ट, राइट। तो अब मेरे पास अगर एक चार्ज है Q3 और एक पॉइंट है, सम पॉइंट, यहाँ पे कोई चार्ज वार्ज नहीं है, होगा भी तो +1 कूलम होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज Q3, वेरी गुड, 1/4πε0 Q3 by R। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया, बट नाउ लेट अस टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये आप और एक मेथड से डिराइव कर सकते हो, यू कैन डिराइव दिस बाय सेम मेथड। मैं बता देता हूं, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पता है आपको, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, what is electric field, you see, एक मिनट, 4 ही इक्वेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चारों अच्छे से समझ में आने चाहिए। पहला है फोर्स का इक्वेशन, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन Q2, है ना, मतलब बेसिकली Q1 by R square और 1/4πε0। मतलब क्या, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, जैसे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में डिफरेंस क्या था, पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, राइट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, किसने एक्सपीरियंस किया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज में, ड्यू टू सम चार्ज Q1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स, बट द सेकेंड चार्ज विच वॉज टेस्ट चार्ज इज 1 कूलम। तो कनेक्शन है इसमें, तो ये समझ जाओगे तो फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना इज नॉट डिफिकल्ट। तो लुक, मैंने नोट्स में दिया है, यू कैन रेफर लेटर ऑन। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन डिराइव करना ही है, ये तो हमने सिर्फ एडजस्टमेंट करके बता दिया, लेकिन डिराइव करना है अगर, तो बाय डेफिनेशन फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
मतलब Q2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। तो क्या चेंज होगा इस पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में, क्या चेंज होगा? F की जगह पे E, क्योंकि पहले क्या था, फोर्स था। किसमें फोर्स था, कैपिटल Q स्मॉल q, लेकिन स्मॉल q को क्या बना दिया आपने, 1। द मोमेंट यू मेक टेस्ट चार्ज एज 1, फोर्स विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F की जगह पे क्या लिखोगे, E। हाँ, तो ये चेंज आएगा। मैं यहां से हटा रहा हूं, लेकिन मैं आपको स्टेप बता देता हूं। राइट, देन अगर वैसा किया तो ये यहां से गायब। सही है, ये यहां से गायब, तो ये यहां से भी गायब। तो कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ स्मॉल क्यू को गायब करते जाना है। राइट, मेक इट मिस्टर इंडिया, डन। आ गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। यही तो लिखा था हमने, 1/4π0 सोर्स चार्ज अपॉन आर। राइट, तो डिराइव भी करना होगा अगर एग्जाम में, तो सारे स्टेप सेम है। सिर्फ आप बोलोगे कि यहां पे बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, which point B. While bringing unit positive charge, there is some point A in between. At that point, the force experienced by unit positive charge is given by, कितना फोर्स था, 1/4π0 Q, स्मॉल q तो 1 है ना, राइट। तो फोर्स की जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स इट, खत्म। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है यहाँ पे, डन। देन लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने डिफाइन कर लिया। Now it is time for us to define what is called as electric potential difference. Potential difference. अब ये define करने से पहले always keep your eyes open to what you see. What do you see? What do you see? I see potential. Potential का definition क्या है? Potential energy upon charge, test charge. Very good, very good. तो electrostatic potential. Electrostatic potential is nothing but potential energy upon charge. Of course, कौन सा charge? Test charge. That's it. अब अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है तो दो तरीके हैं, दो अलग अलग फॉर्मूला बनेगा। कैसा? अब ये समझ लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे होता है, तो हमारे पास एक ही चार्ज है, कौन सा चार्ज है, Q, लेट अस से Q, और एक पॉइंट है P, राइट, या फिर पॉइंट नंबर 1, और दूसरा पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। चार्ज कौन है, सिंगल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 1 विल बी 1/4πε0 Q by R1, where R1 is distance of Q from point 1, or distance of Q from point 2 is nothing but R2. So electric potential at point 2 will be 1/4πε0 Q by R2. हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कब फाइंड करोगे, जब दोनों पॉइंट में पोटेंशियल पता होगा। इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड आउटसाइड द क्लासरूम, टेम्परेचर डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, पहले टेम्परेचर मेजर करोगे फिर डिफरेंस फाइंड करोगे ना। तो वही लॉजिक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट पे पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पहले दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करो, फिर डिफरेंस करो डिफरेंस, सबट्रैक्ट करना है और क्या करना है। तो डेल्टा V इज V1 माइनस V2, या फिर फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये ज्यादा बेटर है। डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट कौन सा लिया। अगर इनिशियल मैंने 1 लिया तो इनिशियल इज V1 और सेकेंड पॉइंट इज V2, फाइनल पॉइंट, तो V2 माइनस V1, तो 1/4πε0 Q by R2 माइनस 1/4πε0 Q by R1। तो ये आ गया 1/4πε0 Q आउटसाइड, तो Q आउटसाइड लिख दिया मैंने यहाँ पे, Q आउटसाइड लिख दिया, 1/R2 माइनस 1/R1।
R1, ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in terms of positions R1 and R2, right? But और एक मेथड है, और एक फॉर्मूला बन सकता है, or what? You see, electrostatic potential is potential energy upon charge, S charge that you are moving. Good. तो सबसे पहले let us say, अब इसको मैं Q1 बना देता हूं, इसको Q1 बना देता हूं, ये हो गया Q1 एंड Q1, सही। अब मेरे पास एक चार्ज है Q, तो ये चार्ज कौन सा हो गया? टेस्ट चार्ज हो गया, वेरी गुड। जब टेस्ट चार्ज 1 पे था तो पोटेंशियल एनर्जी था U1, जब टेस्ट चार्ज मैंने मूव किया 1 से 2 पे लाया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया U2। आप बोलोगे मूव करने से क्यों हुआ? अरे वो किसी के फील्ड में है। Whenever any charge is moved inside field of other charge, work is always done. And if work is always done, तो potential energy will change. अगर ये Q1 होता ही नहीं तो वर्क डन होता है, तो उस केस में no work is done, मतलब no change in potential energy. First of all, no potential energy itself. Isolated charge का potential energy नहीं होता है, सिंगल चार्ज का होता है क्या? नहीं होता है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी था नहीं तो चेंज कहां से हुआ फिर? तो दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। इज दिस क्लियर? नाउ यू सी, जब पहले पोजीशन पे था तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था? U। ओके, तो पहले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। दूसरे पॉइंट पे कितना था? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल कितना हुआ? V2 माइनस V1, मतलब कितना? U2 by Q माइनस U1 by Q, मतलब कितना? U2 माइनस U1 by Q, सही है। मतलब कितना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय Q, मतलब कितना? वर्क डन बाय Q, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन। सो पोटेंशियल डिफरेंस is work done per unit charge. The amount of work done per unit charge is called as potential difference, और ये बहुत जगह पे लगने वाला है आगे जाके। Is this clear? पक्का? So that's it for today. More in the next session.